दियास क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम क्लास ट्वेल्थ का अध्याय 1 ज्योग्राफी अध्याय 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में आप पढ़ेंगे। संगठन जनसंख्या अध्याय 1 आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी इकाई 1 है। आपको अध्याय का नाम आपको हुआ जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन आपको यहाँ पर इसके बारे में आपको देखते हैं। आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये आपको है, ये मैं अपने एग्ज़ाम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके सुझाव का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। मैं इसको स्वागत करता हूँ। आप अपना कोई भी सुझाव मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके दे सकते हैं, अच्छा या बुरा। अब यहाँ देखिए, लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसका ये तात्पर्य हुआ, किसी भी देश में जो लोग होते हैं, जो वहाँ के निवासी होते हैं, वो उस देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वो भी एक तरह से संसाधन होते हैं। बिना लोगों के हम कोई भी देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भारत अपनी 121.0 करोड़ 2011 की जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा संघनतम बसा हुआ देश है। मतलब यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब हो गया कि ये कह रहा है कि भारत अपनी 121 करोड़ 2011 में जो जनगणना आपको हुई थी, 2011 जनगणना के अनुसार ही अभी यहाँ पे डाटा आपको दिया गया है। उस डाटा के अनुसार भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ आपको चीन के बाद विश्व में दूसरा संघनतम बसा हुआ देश है। मतलब पूरे विश्व में अगर हम जनसंख्या के मामले में बात करें, तो भारत का जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व में दूसरे में अभी फिलहाल क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुआ, अभी वर्तमान में 2022 में अभी भी जनगणना नहीं हुआ, 2021 का जनगणना नहीं हुआ कोरोना की वजह से। अगर जनगणना होगी, रिपोर्ट आएगी, तो ऐसा हो सकता है कि चीन के बाद पहला स्थान जनसंख्या के मामले में भारत का हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये है कि अभी इस किताब के अनुसार आपको 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा है, तो भारत का जो जनसंख्या है वो विश्व में दूसरा स्थान पे है। मतलब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या अगर मामले में देखा जाए, भारत दूसरे नंबर पे है। सबसे अधिक जनसंख्या आपको चीन में, मतलब चीन में भारत से अधिक लोग रहते हैं। और चीन के बाद दूसरे स्थान पे भारत आता है। भारत का जनसंख्या में आपको दूसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने लोग हैं, तो 121 करोड़ लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए भारत में कुल लोगों की संख्या कितनी है, तो 121 करोड़ लोग हैं। और ये चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन के बाद भारत का जनसंख्या में कितना स्थान है, दूसरा स्थान है। यहाँ देखिए, ये एग्जाम और पॉइंट से हमारे के लिए क्या इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम और पॉइंट अगर छोटे छोटे एग्जाम में बात किया जाए, तो आपको देखिए भारत अपनी ये जो आपको आंकड़ा दिया हुआ है 121 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। भारत अपनी 121 करोड़, मतलब भारत की कुल आबादी 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये विश्व में दूसरा संघनतम बसा हुआ देश है। दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है। चीन पहले सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो वो चीन की है। और अगर पूछा जाए दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो देश आपको भारत है। भारत जो है वह दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा आता है। चीन के बाद भारत ही आपको आता है। तो चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो आपको भारत ही है। भारत दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में। तो ये जो पॉइंट हमारे है कि भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, चीन के बाद आता है। चीन के बाद कौन सा देश जनसंख्या का स्थान पर आता है, तो वो भारत आता है। तो ये पॉइंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा संघनतम बसा हुआ देश है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये पॉइंट हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टि से। अब यहाँ देखिए, ये भी कहा गया है कि भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। मतलब अगर कहा इन सभी देशों की जनसंख्या मतलब इन सभी देशों के लोगों की संख्या को जोड़ दिया जाए, तब पर भारत की जनसंख्या इन सभी से अधिक है। मतलब कौन कौन से देश यहाँ देखिए, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग रहते हैं, उनसे अधिक लोग सिर्फ और सिर्फ भारत में रहते हैं। उनसे अधिक लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो ये एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग रहते हैं, उनसे अधिक लोग हमारे भारत में रहते हैं। अब देखिए, एक यहाँ पर ये तर्क भी दिया जाता है, इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित
संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपको तर्क दृष्टि से काफ़ी लॉजिक सही बढ़ती है। जो इतनी भी जनसंख्या के रहने के लिए, खाने के उनकी बहुत सारी जो ज़रूरतें होती है उस ज़रूरत को पूरा कर पाने में भारत असमर्थ हो जाता है। अभी भी आज फिलहाल की चूँकि रिसेंटली घटना ये हुई कि मुज़फ्फरपुर में जो बिहार के समस्तीपुर ज़िले में भुखमरी की वजह से एक परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। तो ये एक तरह से होता है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी आपको मोटे तौर पर जो खाने का होता है वो नहीं मिल पाता, एक वक़्त का भोजन वाक़ई में नहीं मिल पाता है किसी-किसी को। तो हमें ये समस्या लोगों के सामने आती है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना या उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसका ये इस लाइन का ये मतलब आपको हुआ कि इतने बड़े लोगों को संसाधन मुहैया कराना, मतलब इतने संसाधन मतलब कि उसकी ज़रूरतों के जो उसके लिए जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत की जो वस्तुएँ हैं उनको पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही कठिनाई सामने तो ज़रूरत तो हो जाएगी, लेकिन सवाल है कि उसकी ज़रूरतों का समाधान हो जाएगा। उसकी जो ज़रूरतें होती है उसकी पूरी की जा सकती है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को पूरी करना एक तरह से चुनौती है जो अभी पूरी नहीं की जा पा रही है। कुछ-कुछ जगह भारत में ऐसी है जहाँ जैसे बिहार के समस्तीपुर, ऐसे बहुत सारे बिहार के हैं गाँव है जहाँ पे एक वक़्त का भोजन भी कुछ लोगों को नसीब नहीं हो पाता, तो हमें उन सब चीज़ों पर ध्यान देने की सरकार को ज़रूरत है। तो आइए हम इस लाइन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस लाइन में हमारे लिए इस पैराग्राफ में हमारे क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, तो हम इसको देखते हैं। देखिए, लोग किसी देश का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, ये बात सही कहा गया। लोग जो होते हैं किसी भी देश का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक अर्थात बोले तो हम संसाधन होते हैं। उस देश के जो जहाँ जो लोग होते हैं वो अपने देश के काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी, सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वो लोग होता है, उस देश की ज़रूरत होती है। तो भारत अपनी 121 करोड़ भारत की जनसंख्या 121 करोड़, ऐसे मानिए कि भारत की जनसंख्या कितनी 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। अब अगर आपसे ये पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है, तो वो आपको 121 करोड़ है। 121 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार आपको है। और जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या है। मतलब चीन आपको पहले स्थान पर, चीन की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक है, और दूसरे वो पहले स्थान पे है। चीन जो पहले स्थान पे है जनसंख्या के मामले में, और दूसरे स्थान पर आपको भारत है जनसंख्या के मामले में। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत जो है वो आपको दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। अब हम आते हैं कि भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। अगर हम इन तीनों आपको मिला दें, अगर हम इन तीनों को मिला, मतलब उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जितनी इन तीनों देशों की जितनी जनसंख्या हो, उनकी जनसंख्याओं से भी अधिक भारत की जनसंख्या है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो कुल जितने लोग रहते हैं उनसे अधिक लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत में रहते हैं। तो अब ये देखिए, ऐसा तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पे इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का उत्तरदायी है। इसमें ये इसका ये मतलब हुआ कि इतनी भी जो जनसंख्या हमारे पास, इतना विशाल 121 करोड़ जो लोग हैं, उन सभी लोग जो है यहाँ पे जो संसाधन है, जो मान लीजिए आपको जितने भी प्रकार के संसाधन है, जो खाने-पीने जो एक इंसान की ज़रूरत होती है रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो आवश्यकताएँ होती है वो आवश्यकता उतनी नहीं है। तो जो यहाँ पे संसाधन है, जो ज़मीन है, जो आपको ज़मीन है और जो आपको मान लीजिए जो जंगल है, जो जितनी भी चीज़ें उन पे ये दबाव डालती है, उनसे आपको उनका अतिदोहन करती है। और ये आपको ये जो इतनी जनसंख्या जो देश में सामाजिक आर्थिक समस्या उत्तरदायी, मतलब ये जो समस्याएँ आपको हो रही है वो सभी इतनी बड़ी जनसंख्या की वजह से ही आपको हो रही है। अधिक कुछ कम जनसंख्या होती तो शायद इतना बड़ा समस्या आपको नहीं आती, कुछ समस्या आपको है। तो हमें इस पे थोड़ा पॉजिटिव समाधान सोचना होगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इसका कोई उसको मारा नहीं जाएगा। हमें इसका कोई न कोई वैकल्पिक सोर्स खोजना चाहिए कि इतनी भी देश की जनसंख्या जो है सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए आपको उत्तरदायी, ऐसा इसमें कहा गया है। तो बस इसमें ये तर्क दिया कि इतनी जनसंख्या क्या हुआ आपको सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, मतलब जिम्मेदार है। इस लाइन से हमें इतना आपको मिल, इसमें निष्कर्ष क्या हुआ, इसमें आपको निष्कर्ष रूप में ये कहा जाए कि भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और भारत जो है, भारत का स्थान जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर भारत आपको जनसंख्या में। सबसे पहले आपको जनसंख्या में कौन है, तो सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, चीन के। और भारत की जनसंख्या सबसे आपको दूसरे नंबर पर आपको है, वो भारत की जनसंख्या दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है, तो वो भारत की ही है। और उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कुल जितनी जनसंख्या होती है उनसे अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। उससे अधिक जनसंख्या भारत में आपको है। और इतनी बड़ी जनसंख्या जो है भारत की जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक समस्या उन पे दबाव डालती है, उसके वो ज़िम्मेदार हैं। इतनी जो आर्थिक समस्या, मतलब अधिकांश लोगों के जो पैसे नहीं होते, अधिकांश लोगों के पास जो पूँजी नहीं है, पूँजी, उसके लिए वो आपको खुद वही आपको ज़िम्मेदार होते हैं, उसके वो खुद ज़िम्मेदार, उनकी जनसंख्या अधिक है। आप भी तो इसमें हम इतना सारे पॉइंट इसको यहाँ पर देखें। अब आगे चलते इससे आगे
तो हमारे लिए ये जो पॉइंट आपको है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको रंग कर दें। अब हम आगे चलते आगे यहाँ पे आपको है, देखिए ये आपको प्रश्न उत्तर है, तो ये खास कोई अथी नहीं है आपको यहाँ पे आपको कहा कि इस अध्याय में हम भारत ये जो आपको अध्याय इस अध्याय में हम भारत की जो जनसंख्या उसके वितरण मतलब उसका वितरण मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब ये होगा कि कहाँ पर कितने लोग रहते हैं, क्या संख्याएँ उनकी उनका क्या प्रतिरूप वितरण वितरण प्रतिरूप मतलब वो कहाँ पे कितना फैला हुआ है। फिर उसका घनत्व देखना है, घनत्व में तो आपको होगा प्रति क्षेत्र प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी वृद्धि की रफ्तार क्या है, किस वृद्धि से वो बढ़ते हैं कि और उनके संगठन के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा। अब यहाँ देखिए ये होता है अब यहाँ इसमें आपको ये इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर आपको हो गया कि जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, आखिर जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत कहाँ से लिए जाते हैं, हम इनको देखते हैं। देखिए जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, हमारे देश में जनसंख्या आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। ये कहा है कि प्रत्येक 10 वर्ष पे हमारे भारत में जनसंख्या को काउंट किया जनसंख्या को गिना जाता है, कितने लोग भारत में रहते हैं उनको उसी को बोलते हैं जनगणना। जनगणना बोलते हैं मतलब लोगों की संख्या को लोगों की संख्या का गणना करना। देखिए हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। भारत की जो पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसको आपको कर्ल किए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कहा गया कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं कि भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, भारत की जो पहली जनगणना है वो आपको 1872 ईस्वी में हुई थी। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में संपन्न हुई थी। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो आपको है, अब पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो 1872 ईस्वी में हुई थी। लेकिन उस समय 1872 ईस्वी में जो जनगणना आपको हुई थी, 1872 ईस्वी में जो भारत की जनगणना हुई थी, वो पूरे भारत की जनगणना नहीं हुई थी, वो कुछ ही हिस्सों की भारत के कुछ ही हिस्सों की जनगणना हुई थी। मान लीजिए भारत में कुल 28 राज्य अभी वर्तमान में है और कुछ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना नहीं हुई थी। उसमें हो सकता है कि 15 या 10 ऐसे 10 ही राज्यों की जनगणना हुई होगी, बाकी राज्य छूट गए होंगे, तो उसी को बोलते हैं। लेकिन फिर भी जनगणना आपको तो हुई तो थी, भले ही कुछ ही राज्यों कुछ ही क्षेत्रों की जनगणना हुई थी, लेकिन हुई तो थी। इसलिए ये कहा जाएगा कि आपको पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, आपको 1872 ईस्वी में हुई थी। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में आपको पहली जनगणना हुई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये डाल दिया जाए कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, संपूर्ण जनगणना का मतलब कि पूरे भारत में जितने राज्य है, जितने उस समय के जितने क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों की जनगणना संपूर्ण तरीके से पूर्ण तरीके से आखिर कब हुई थी, वो आपको 1881 ईस्वी में हुई थी। तो ये 2 पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट। और एक यहाँ पर लाइन जो आपको दिया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारे देश में जो जनसंख्या की जनगणना की जाती है वो कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो आपको कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, तो आपको 10 वर्षों के जो अंतराल उस पर वो की जाती है, प्रति 10 वर्ष के बाद। तो प्रति 10 वर्ष के बाद जो आपको जो होते है उस पर वो जनसंख्या गणना की जाती है। तो ऐसे ही पूछे कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है, तो आपको 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि 10 वर्ष के बाद जनगणना किया जाता है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना किया जाता है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना किया जाता है। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पहला इंपॉर्टेंट लाइन ये होगा कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना किया जाता है, मतलब जनसंख्या का गिनती किया जाता है, या जनगणना किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो आपको 1872 ईस्वी में हुआ था। लेकिन 1872 ईस्वी में जो जनगणना आपको हुई थी वो भारत के कुछ ही क्षेत्रों में जनगणना हुई थी, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में जनगणना नहीं हुई थी। अब इसका दूसरा आपको इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना आपको 1881 ईस्वी में हुई थी। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो आपको 1881 ईस्वी में हुई थी। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना जो थी वो आपको 1881 ईस्वी में आपको भारत की पहली संपूर्ण जनगणना आपको हुई थी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे आपको यहाँ अगला टॉपिक यहाँ पर आप देख रहे हैं जनसंख्या का। अगला टॉपिक आपको यहाँ पर जनसंख्या के वितरण को पढ़ते हैं। इसमें क्या खास कहा गया है, तो यहाँ आपको ये लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये जो कर्ल क्या उस पर आते हैं, भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम। देखिए असम मतलब क्या, असम आपको मतलब कि जो समान नहीं है, जो एक जैसा नहीं है।
भारत में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम। इसका ये तात्पर्य है कि भारत में जो जनसंख्या है, तो जैसे बिहार मान लीजिए कुछ और, बिहार मान लीजिए कि कुछ और जनसंख्या है, तो वही आपको फिर इससे थोड़ा कम या ज़्यादा आपको दूसरे राज्य में होगा, मतलब जो जिस राज्य में है तो वहाँ पे थोड़ा अधिक या कम जनसंख्या है। तो एक एक प्रकार की जनसंख्या, एक समान जनसंख्या किसी भी राज्य में नहीं है। कहीं कम जनसंख्या है तो कहीं अधिक जनसंख्या है, कहीं बहुत अधिक जनसंख्या है तो कहीं बहुत ही कम जनसंख्या है। ये है कि भारत में जो जनसंख्या है वो एक समान नहीं है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में एक समान नहीं है। वो अपनी असम है, मतलब कि वो आपको बराबर में नहीं है, असमानता है। देश में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, देश में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश ये आपके यहाँ दिया गया प्रतिशत अंश दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि पूरे भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश जनसंख्या सबसे अधिक, इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल का स्थान है। अब ये लाइन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हम इस लाइन से ये समझे कि भारत में जनसंख्या कहीं पर भी आपको एक जैसा नहीं है। किसी राज्य में जनसंख्या बहुत अधिक है तो किसी राज्य में जनसंख्या बहुत ही कम है। किसी राज्य में जनसंख्या आपको मध्यम स्तर में है, मध्यम स्तर में, किसी में तो बहुत ही आपको ना के बराबर नगण्य जनसंख्या है, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, कुछ और भी आपको है। तो ये आपको अब देखिए इसमें एक अगला टॉपिक, अगला जो इम्पोर्टेंट लाइन हो गई, ये आपको उत्तर प्रदेश, जो भारत का जो राज्य आपको उत्तर प्रदेश है, भारत का जो राज्य आपको उत्तर प्रदेश है, वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक। पूरे भारत में अगर आपको ये पूछा जाए कि पूरे भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो पूरे भारत में आपको उत्तर प्रदेश से, जो आपको उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश नाम का जो राज्य है, उसकी जनसंख्या आपको सर्वाधिक है। उसकी जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है, सर्वाधिक। तो सबसे अधिक मतलब कि आपको सर्वाधिक है, सबसे अधिक पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो आपको वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश आपकी उत्तर प्रदेश के बाद सब दूसरे स्थान पर सबसे अधिक दूसरा जनसंख्या और राज्य कौन है, सबसे अधिक दूसरा, सबसे अधिक जनसंख्या और दूसरा राज्य कौन सा है, तो आपको महाराष्ट्र हो गया, तीसरे नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो आपको ये जनसंख्या क्रम आपको याद रखना होगा, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम देखिए। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में जनसंख्या आपको होगी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या होगा, फिर दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो गया, तीसरे स्थान पर आपको बिहार हो गया और चौथे स्थान पर आपको यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया। उत्तर प्रदेश आपको एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की जनसंख्या आती है, महाराष्ट्र की जनसंख्या आती है, तीसरे नंबर पर बिहार की जनसंख्या है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आपको आता है। मतलब बिहार जो है वो आपको तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में। अब हम इससे आगे चलते हैं। इससे आगे आपको यहाँ पे एक नक्शा, आपको यहाँ पर मैप दिया गया है, जनसंख्या से संबंधित कोई मैप है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आपको क्या, ये जनसंख्या वितरण का आपको ये मैप है। तो ये जनसंख्या वितरण का मैप है। तो ये आप जो देख रही है इसमें देखिए, ये आपको हो गया, तो ये आपको नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये आपको हो गया ईस्ट हो गया और ये आपको हो गया वेस्ट। ये आपको हो गया वेस्ट हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, तो मतलब आपको यहाँ पर एक बिंदु आपको दिया गया है। तो देखिए ये आपको श्रीलंका हो गया, जो आपको यहाँ पर साउथ में आपको है। तो यहाँ देखिए भारत के उत्तर में आपको देखिए क्या सब आपको आ रहा है। तो भारत के उत्तर में आपको यहाँ देखिए, साउथ में आपको श्रीलंका यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये आपको श्रीलंका हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आपको अरब सागर हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर, ये आपको जो नक्शा दिया गया, ये आपको भारत की जनसंख्या, मतलब एक बिंदु जो है वो आपको 2000 नंबर की 2 लाख व्यक्ति के साथ, ये बिंदु आप देख रहे हैं, एक बिंदु आपको 2 लाख व्यक्तियों के यहाँ पर आपको शो कर रहा है। मतलब 200,000 मतलब 2 लाख व्यक्तियों के यहाँ पर एक बिंदु आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए, ये आपको हो गया भारत के जो पड़ोसी प्रदेश है उनको आपको यहाँ पर दर्शा रहा है। जनसंख्या में आपको लोगों को दर्शाया गया है, ना कि कोई और चीज़ को दर्शाया गया है। और इसके पड़ोसी देश यहाँ पे ये पाकिस्तान हो गया। तो उत्तरी साइड में आपको यहाँ पाकिस्तान हो गए, जो आपको हो गया पाकिस्तान आपको हो गया। इसका ये नेपाल हो गया। आपको नेपाल जो आपको अगर देखा है यहाँ से सीधी आपको उत्तर पूर्वी दिशा जो आपको होते हैं, ये इस साइडों से उत्तर पूर्वी दिशा में आपको नेपाल पड़ रहे हैं। फिर उसी मतलब आपको इसी के साथ आपको भूटान भी आ गए हैं। फिर आपको यहाँ पर बांग्लादेश जो पूर्व दिशा में आपको पड़ रहे हैं, वो बांग्लादेश आपको यहाँ पर आ गए हैं। फिर उसके बाद आपके यहाँ पर सीधे दक्षिण आपको श्रीलंका पे आ रहे हैं, दक्षिण आपको श्रीलंका हो गया। ये बंगाल की खाड़ी आपको यहाँ से यहाँ तक बंगाल की खाड़ी आपको गया। बंगाल की खाड़ी आपको ये हो गया, बंगाल की खाड़ी जो आपको अगर देखा जाए तो ये आपको हो गया दक्षिण पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी आता है।
अरब सागर जो आपको है, अरब सागर जो है वो आपको दक्षिण-पश्चिम दिशा में आपको अरब सागर पड़ता है। वो सीधे त्रिकोण में आपको दक्षिण में भी या दक्षिण पूर्व में भी, दक्षिण-पश्चिम में भी आपको अरब सागर यहाँ पड़ता है। अरब सागर हो गया, उसके बाद ये आपको चीन हो गया। तो ये चीन देखिए आपको सीधा इस त्रिकोण में आपको हो गया चीन, तिब्बत जिसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पर आपको हो गया चीन। तो ये आपको पड़ गया सीधा-सीधा, ये आपको उत्तर, ये आपको पूरब, मतलब उत्तर-पूर्वी दिशा में आपको क्या चीन भी आपको आ गया। पाकिस्तान उत्तरी दिशा में आपको हो गया। फिर उसके बाद इधर इधर इस साइड में भी पश्चिमी दिशा में भी पाकिस्तान फैला होगा। तो आपको वो जो आपको मैप होता है, राजनीतिक मैप, वो देखना। इसमें सिर्फ आपको लोगों में आपको लोगों का जो मैप है भारत में, जो जनसंख्या, उसका आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो हमें यहाँ पे ये देखने बात है, देखिए ये जो आपको पॉइंट है, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर शुरू करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बहुत अधिक जनसंख्या है। यहाँ आप देखिए सबसे ये आपको अधिक बिंदु दिखा रहा है, उससे भी अधिक बिंदु इस वाले भाग में दिखा, मतलब इसका ये मतलब होगा कि इस वाले भाग में बहुत अधिक अधिक जनसंख्या है, इस वाले भाग में बहुत ही अधिक आपको जनसंख्या है। फिर और ये वाला जो भाग है, इसमें थोड़ा-सा कम जनसंख्या, इसके तुलना में यहाँ पे थोड़ा-सा कम जनसंख्या, और ये वाले भाग में थोड़ा-सा कम है। और यहाँ तो पूरी तरह से देखिए ऊपर वाला जो कश्मीर की ये आप उत्तरी इलाका देख रहे हैं, जो यहाँ पर घेरा है, इसमें आपको थोड़ा-सा कम जनसंख्या है। तो ये आपको जनसंख्या को आपको एक तरह से दर्शाया गया है, तो उसके हम अलग से देखेंगे। जनसंख्या विवरण 2011 के अनुसार जो है उसको दर्शाया गया है। यहाँ पे आपको ये म्यांमार हो गया, ये आपको म्यांमार आपको हो गया। तो ये आपको ये जो लाइन दिखा रहा है, ये आपको कर्क रेखा का लाइन दिखा रहा है, ये आपको कर्क रेखा का लाइन दिखा रहा है आपको यहाँ पर। तो ये आपको कर्क रेखा हो गया। तो चलिए, आप इतना तो हो गया इसमें, इससे हमको आगे इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए आप आगे चलते हैं। चूँकि मैप का काफ़ी उपयोग होता है एग्ज़ाम में, तो हम अब इससे आगे थोड़ा-सा पॉइंट में चलते हैं। इससे आगे यहाँ पर कहा गया है कि आपको क्रियाकलाप उतना इम्पोर्टेंट हम अभी तो फिलहाल के लिए नहीं है। तो अब उसके बाद तो अब देखिए तालिका, आपके यहाँ देखिए तालिका इतना जाँच कीजिए। तमिलनाडु, अब देखिए तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। ये लाइन यहाँ पर कहता है कि तमिलनाडु तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। मतलब देखिए तमिलनाडु हो गया 1, मध्य प्रदेश हो गया 2, राजस्थान हो गया 3, कर्नाटक हो गया 4 और गुजरात हो गया 5, और आपको उत्तर प्रदेश हो गया 6, महाराष्ट्र आपको 7, बिहार 8 और पश्चिम बंगाल 9 और आंध्र प्रदेश 10। ये 10 राज्य जो हैं वो पूरे भारत की जनसंख्या का 76% भाग है। मतलब लगभग 80% भाग, 76% भाग की जनसंख्या को कवर करता है। मतलब इन राज्यों में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों की कुल जनसंख्या जो है वो पूरे भारत की जनसंख्या का 76% है। 76%, मतलब इन 10 राज्यों में पूरे भारत का 80% लोग, अर्थात 76% लोग आपको रहते हैं। बाकी जो आपको 100% में से 76 माइनस कीजिएगा, आपको हो गया जो जनसंख्या है वो बाकी आपको 18 राज्य में, बाकी 18 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में आपको रहते हैं। तो मात्र 24% लोग जो है वो आपको 18 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, और 76% जो लोग हैं वो इसी 10 राज्य तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में रहते हैं। तो कुल 10 राज्यों में कुल 10 राज्यों में आपको 76% लोग रहते हैं, और बाकी के जो 18 राज्य बचते हैं, बाकी के जो आपको 18 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं, उसमें मात्र 24% लोग ही 18 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में मात्र 24% लोग ही निवास करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पर देखते हैं, देखिए चूँकि दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर में पूरे भारत का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? 1.04%, मतलब बहुत कम है। आपको यहाँ पर 1.04% लोग आपको पूरे जम्मू कश्मीर में रहता है। 1.04% पूरे भारत की जनसंख्या का, देखिए भारत की जनसंख्या मतलब 121 करोड़ आपको हम दर्शाया गया, तो 121 करोड़ का मात्र आपको 1.04% जो है वो आपको जम्मू और कश्मीर में रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम आपको ऐसा मात्र आपको 0.84% लोग ही रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मात्र आपको 0.84% लोग ही आपको रहते हैं। उत्तराखंड में, और उत्तराखंड आपको 0.83%, मतलब 0.83% लोग रहते हैं। जैसे राज्यों की जनसंख्या आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। अब देखिए चूँकि ऐसा यहाँ पे लिखा गया है कि राज्य भले ही अपने राज्य जो है वो क्षेत्रफल, मतलब ज़मीन के मामले में आपको जो है भूमि के मामले में राज्य की जो भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का जो वर्ग है, भूमि का जो क्षेत्रफल वो भले नहीं रह पा रहे, मतलब उनके अनुकूल वहाँ पर मौसम नहीं होगा, उसके अनुकूल उस तरह का भूमि नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर लोग रहते बहुत कम है।
तो किसी-किसी राज्यों का क्षेत्रफल जो है वो काफ़ी अधिक है, उसका जो भूमि है बहुत अधिक है, लेकिन वहाँ पर लोग जो है वो बहुत ही कम है। किसी-किसी राज्य का क्षेत्रफल जो है वहाँ पर बहुत कम क्षेत्रफल मतलब भूमि जो है वहाँ पर बहुत ही कम है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही अधिक मतलब लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है, वो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है। अभी हम देखिए जम्मू कश्मीर मध्य भारत का कितना परसेंट लोग रहते हैं, तो 1.04% लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपको 0.84% अर्थात 0.84% लोग रहते हैं। उत्तराखंड में आपको 0.83% यहाँ पे लोग रहते हैं। ये आपको यहाँ पे लिखा है। अब देखिए अगला यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर अगला लाइन आपको कहता है कि भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थान वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। तो भारत में जो जनसंख्या का ऐसा असमान मतलब ये बिना समान का जो एक समान नहीं है, उसका जो स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। इनका जो ये जो जनसंख्या का फैलाव है, कहीं कुछ होता है जनसंख्या, इसका जो संबंध है वो आपको भारत की जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों से काफ़ी मिला-जुला, काफ़ी आपको संबंध में स्थापित करता है। जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध ये स्पष्ट है कि भू-विन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है, ये स्पष्ट है कि भू-विन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। मतलब कि आप देखिए कहीं-कहीं किसी राज्य में भूमि कम है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। इसका क्या कारण है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? या क्या आपको तर्क है? किस वजह से जहाँ भूमि कम है वहाँ पर जनसंख्या अधिक है, जहाँ भूमि अधिक है वहाँ पर लोग कम है? इसके पीछे यहाँ पर कारण आपको वहाँ पर देखिए भौतिक कारकों का संबंध है। देखिए भू-विन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करता है। भू-विन्यास और जल की उपलब्धता देखिए भू-विन्यास यहाँ पे आपको लिखा है भू-विन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। वितरण के प्रतिरूपों का क्या करती है, तो वो निर्धारण करती है। मतलब कि जहाँ जिस राज्य में आपको देखिए ये भू-विन्यास और जल आपको अत्यधिक मात्रा में है, जल आसानी से मिल जाते हैं, जल तक पहुँच जो सुगम है, और उसके साथ जलवायु जो आपको है, जो आपको मौसम है, जलवायु जो है वो आपको आसान होते हैं, जलवायु जो आपको वो भी सुगम तरीके से आपको होता है, और एक अनुकूल तरीका जहाँ पर इंसान रह सके, इंसान के रहने के लायक जलवायु है। इसी वजह से वहाँ पे क्या है, जनसंख्या बहुत ही अधिक है। मतलब भू-विन्यास और जल की उपलब्धता भी आसानी से हो जाती है, बहुत ही सुगम तरीका से जल मिल जाते हैं, और जल बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, और जलवायु भी उनके आदमी के अनुकूल है, तो वहाँ पर लोग अधिक रहते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको भू-विन्यास हो गया, जल की उपलब्धता होगा, और जलवायु अगर यदि आपको कहीं अनुकूल है, लोगों के अनुकूल है, तो वहाँ पे लोग अधिक बसते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जिस राज्य में जो भूमि है, जिस राज्य की जो भूमि वो भले ही कम हो, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या अधिक है। इसके पीछे क्योंकि भू-विन्यास और जल की उपलब्धता बहुत ही आसान तरीके से, और जलवायु बहुत ही सुगम तरीके से वहाँ पर होती है। इस वजह से जलवायु की वजह से, जल की उपलब्धता की वजह से, और भू-विन्यास की वजह से जो होते हैं वहाँ पे लोग अत्यधिक रहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि देखिए परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों डेल्टा और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जीरो हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। ये यहाँ पर कहा है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, भारत के जो मैदान है, जो मैदान और डेल्टा और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जीरो हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। मतलब कि जो भारत का जो मैदानी भाग है, जैसे गंगा का अपना गंगा के किनारे रहते हैं, गंगा का मैदानी भाग हो गया, और डेल्टा होगा, और तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे रहते हैं, तटीय मैदानों में जनसंख्या का जो अनुपात है वो दक्षिण और मध्य भारत के जो राज्य होते हैं, दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जीरो हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। मतलब जो हिमालय के नज़दीक जो राज्य, आपको हिमालय से लगा हुआ जो राज्य है, उनमें जितनी जनसंख्या है वो उनकी जनसंख्या, हिमालय से लगा हुआ जो राज्य उनकी जनसंख्या कम है। मैदानों से लगा हुआ जो राज्य है, मैदानों से लगा हुआ मतलब भूमि से लगा हुआ जो राज्य है, जो नदी के किनारे से लगा हुआ राज्य है, या जो समुद्र के किनारे से लगा हुआ राज्य है, तटीय किनारे पर जो राज्य है, उनकी जनसंख्या अधिक है हिमालय के से लगा हुआ जो राज्य उनकी तुलना में। तो हिमालय से लगा हुआ जो राज्य आपको है, जो पर्वतों से लगा हुआ जो राज्य है, उनमें थोड़ा-सा जनसंख्या कम है, लेकिन जो मैदानी भाग में आपको जो राज्य लगे हुए हैं, उनमें जनसंख्या अधिक है। यहाँ पे ये कहा गया। फिर भी सिंचाई के विकास राजस्थान, मतलब सिंचाई का विकास आपको राजस्थान में हुआ। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन उपलब्धता और परिवहन जाल के विकास के परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र थे, अब वे जनसंख्या के मध्यम से उच्च संकर के क्षेत्र हो गए हैं। इसने कहा कि देखिए फिर भी जिन राज्यों में जनसंख्या पहले कम था, अब उनमें क्या किया, उन्हें सिंचाई का विकास किया गया। मतलब कि खेती करने की
जो पानी का उपलब्धता थी उनको बढ़ाया जा रहा है, उन पे काम किया जा रहा है, तो नहरें खोदे जा रहे हैं, उन पे आपको उनका विकास किया जा रहा है। और खनिज ऊर्जा संसाधन उपलब्धता जैसे कि झारखंड हो गया, झारखंड मुख्य रूप से खनिज कोयला मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। खनिज कोयला खनिज हो गया, जैसे में कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, बहुत सारे ऐसा खनिज पदार्थ है जो झारखंड आपको मिलते हैं। उन वजह से क्या होता है, वहाँ की जनसंख्या अधिक बढ़ रही है। और परिवहन जाल का विकास मतलब प्रायद्वीपीय राज्यों समुद्र के किनारे लगे हुए हैं, तटीय किनारे आपको है लगे हुए हैं, पहाड़ों के किनारे बसे हुए हैं, उनका तक आपको परिवहन व्यवस्था मतलब वहाँ तक सड़कें बन रही है, वहाँ बिजलियाँ पहुँच हर चीज़ की सुविधा वहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस वजह से क्या अब धीरे-धीरे करके प्रायद्वीपीय राज्य तटीय जो आपको हिमालय क्षेत्र में जो हिमालय जैसे राज्यों हिमालय जैसे तटीय क्षेत्रों में सॉरी हिमालय से पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर आपको जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मतलब आप ये कहिए कि जिस इलाके में पहले नहीं कुछ था, अब उसमें भी अगर विकास किया जाए, सिंचाई का विकास किया जा रहा है, परिवहन का विकास किया जा रहा है और खनिज ऊर्जा संसाधनों का वहाँ पर उपलब्धता है, उनको सुनिश्चित उनको खोया जाता है, वहाँ पे सब कुछ व्यवस्था मुहैया कराया जाता है, तो वहाँ की जनसंख्या भी धीरे-धीरे अब बढ़ रही है। ये तो निश्चित था कि जहाँ मान लीजिए कि थोड़ा-सा कम जनसंख्या, थोड़ा-सा आपको सुविधाएँ कम, अगर हम वहाँ पर अधिक सुविधाएँ देंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की चीज़ें जो हो आपको वृद्धि करेंगी, वहाँ पे इंक्रीज़ करेगा, वो चीज़ बढ़ेगा। ये आपका आ गया। अब देखिए सिंचाई का विकास आपको मुख्यतः यहाँ पर वैसे सिंचाई का विकास हर जगह किया जा रहा है, जहाँ जिस स्तर से होता है वहाँ पर किया जा रहा है। तो सिंचाई का विकास चूँकि राजस्थान जो आपको मरुभूमि है, मतलब मरुस्थल है, बालू ही बालू है, तो वहाँ पर भी आपको सिंचाई का विकास किया गया है राजस्थान में। और खनिज ऊर्जा संसाधन उपलब्धता झारखंड में बहुत ही उसकी जो पहुँच है, इस खनिज ऊर्जा संसाधन की जो पहुँच है वहाँ तक सुगम आपके बनाया जा रहा है, उस पे कई सारे काम किए जा रहे हैं। और परिवहन जाल का विकास जो आपको प्रायद्वीपीय राज्य है, जो समुद्र के किनारे लगे हुए, जो हिमालय मतलब जो आपको पर्वतों के किनारे लगे हुए, उनका तक भी आपको परिवहन व्यवस्था क्या पहुँचाए, मतलब सड़कें बनाई जा रही है। उनसे क्या होगा, जो वहाँ पे लोग रहने वाले उनकी जनसंख्या धीरे-धीरे आपको बढ़ रही है। बढ़ रही है, मध्यम से उच्च संकेंद्रण की वजह मतलब वहाँ पहले कम थी, अब वहाँ से वो क्या हुआ, जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है जनसंख्या वितरण के अब यहाँ पे इस लाइन को देखते हैं। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक अस्थायी कृषि उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती का प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। यहाँ बोला है कि जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में जनसंख्या का जो फैलाव है, जनसंख्या जो बसाव है, जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में महत्वपूर्ण कारक अस्थायी कृषि का उद्भव। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या, आपकी जनसंख्या इतना कहीं कम कहीं अधिक जनसंख्या, इसका महत्वपूर्ण कारक इसमें यह है कि अस्थायी कृषि का उद्भव, लोग आदमी जो आपको कृषि का उसका उद्भव हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। तो जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों में महत्वपूर्ण कारक जो आपका हुआ है, अस्थायी कृषि का उद्भव है, मतलब अस्थायी कृषि का आपको विकास और कृषि का विकास हो रहा है, मानव बस्ती के प्रतिरूप हैं, परिवहन जाल तंत्र का विकास है, औद्योगिकरण और नगरीकरण आपका है। तो औद्योगिक नगरीकरण, परिवहन जाल तंत्र हो गया, मानव बस्ती का प्रतिरूप हो गया, कृषि विकास हो गया, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक हो गए। ये सभी कारक जो है वो जनसंख्या वितरण के लिए आपको महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से एक हैं। अब यहाँ तक ऐसा देखा गया है कि भारत के नदियाँ, मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या साधन वाले प्रदेश रहे हैं। ये कहा गया कि भारत के जो नदियाँ भारत के जो राज्य आपको नदी किनारे में है और नदी किनारे और तटीय क्षेत्रों में है, तो वहाँ पर पहले से ही जनसंख्या बहुत अधिक रही है, वहाँ पर पहले से जनसंख्या बहुत अधिक रही है। तो भारत के नदियाँ, मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या साधन वाले प्रदेश रहे हैं। यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। तो यद्यपि इन प्रदेशों में आपको जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कहा इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों उपयोग का निम्नीकरण हुआ है। तो चूँकि इन सब क्षेत्रों में क्या है, लोग बहुत अधिक संख्या में रहते हैं, लोग बहुत अधिक संख्या में रहेंगे, वहाँ का जो संसाधन, जैसे वहाँ पर जो जल है और जो ज़मीन, उनका अधिक उपयोग करेंगे, मतलब जल का वो अधिक से अधिक सिंचाई करेंगे, उसको अधिक से वो बर्बाद करेंगे, बहुत सारे जल का उपयोग काम है वो आपको करेंगे, बहुत अधिक मात्रा में करेंगे, और इस तरह से जल की बर्बादी होगा, और जल की बर्बादी होगी। और वो ज़मीन का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, वहाँ पर जंगल कम होगा, वहाँ पर जानवर जो है आपको वो कम होंगे, उस वजह से क्या होगा, ज़मीन का क्षति होगा और जल की भी बर्बादी होगा। तो इससे क्या होगा, अब जल और ज़मीन दोनों की कमी हो रही है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वो अब उतना उपजाऊ नहीं है, पहले जैसे उतना उपजाऊ नहीं है। अब अधिकांश बिहार में भी जल में भी आपको अशुद्धियाँ आ रही है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ जल में भी अशुद्धियाँ आ रही है, और जल में जो खनिज पदार्थ है तो आपको मिले हुआ था, जो कि आदमी के काफ़ी आपको विषैला होता है। तो इस तरह से ज़मीन और जल का उपलब्धता जो वो कम हो रहा है, तो निम्नीकरण मतलब क्या, वो कम हो रहा है। यहाँ पर जो लिखा हुआ आपको निम्नीकरण है, तो निम्नीकरण मतलब जो आपको कम हो रहा है, ज़मीन और जहाँ पर आपको लोग अधिक है, जिस प्रदेश आपको लोग अधिक है, तो वहाँ पर ज़मीन और जल की जो उपलब्धता है वो बहुत ही कम हो रहा है, वहाँ पर निम्न मतलब कम हो रहा है।
फिर भी मानव बस्ती का आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का साधन उच्च बना हुआ है। लेकिन फिर भी आप इस क्षेत्र में भले ही आपको जल की उपलब्धता भले कम हो जाए, ज़मीन की भले आपको उपज कम हो जाए, लेकिन फिर भी मानव बस्ती का आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र, परि परिवहन का विकास, रोड रोड आपको बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और उसपे आपको इतने अच्छे आपको गाड़ियाँ आ गई, काफ़ी कुछ ढोने के लिए, ले जाने के सामानों को ले जाने के, इस सब के विकास के कारण जनसंख्या का जो सांधन है, जनसंख्या जो आपको वो काफ़ी उच्च ही बना हुआ है। वहाँ जनसंख्या काफ़ी ऊँची है, जनसंख्या कम ही नहीं रही, जनसंख्या बढ़ ही रही है। उसके बाद देखिए दूसरी ओर आपको देखिए जो दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण का बड़ी संख्या में ग्रामीण ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर लिया। यहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे। अगर ग्रामीण लोग जो आपको ये बड़े-बड़े शहरों में जाते हैं कमाने के लिए, मज़दूरी करने के लिए, ये आखिर क्यों जाते हैं? वहाँ पे इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर आपको आसानी से औद्योगिक विकास और नगरीकरण हुआ है। वहाँ पर आसानी से आपको औद्योगिक विकास बना हुआ है। औद्योगिक बड़े-बड़े मिल है, फैक्ट्री हैं और काफ़ी बड़े-बड़े कारखाने हैं सब, जहाँ आसानी से उसको रोज़गार मिल जाते हैं और अपना नगरीकरण वहाँ पे काफ़ी कुछ शहरीकरण जिसे बोलते हैं, शहरीकरण मतलब रहना, खाना एक तरह से आसानी से होता है, सब कुछ की सुविधा वहाँ पे आसानी से उपलब्ध है। इस वजह से जो गाँव के ग्रामीण लोग होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, वो आपको बड़े शहरों में रुख करते हैं, वहाँ पे कमाने के लिए, रहने के लिए, जो अपनी होते हैं, वहाँ हर चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब देखिए ये आखिर देखिए कहाँ-कहाँ जाते हैं अधिकांश, देखिए दिल्ली जाते हैं, मुंबई जो आपको होता है दूसरी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर। तो ये जो ग्रामीण लोग होते हैं वो आपको अधिकांशतः दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण की बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को कौन-कौन शहर आपको आकर्षित कर रहे हैं? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर। तो ये सभी जो शहर है ये आपको ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को, ग्रामीण नगरीय प्रवासी मतलब ग्रामीण जो सारे मज़दूर होते हैं, जो नगरीय मज़दूर होते हैं, ये सभी आपको इस शहर की ओर रुख करते हैं, क्योंकि इस समय आसानी से आपको वो जो औद्योगिकरण होता है वो सबको काफ़ी आसानी से सुलभ हो जाते हैं। तो इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या जो उच्च इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च साधन पाया, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च साधन आपको पाया, मतलब जनसंख्या अधिक मात्रा में आपको इन सब शहरों में आपको है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं जनसंख्या का थोड़ा-सा घनत्व देखते हैं, जनसंख्या घनत्व आपको क्या है? इस टॉपिक हम यहाँ पे चर्चा कर जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जो जनसंख्या आकार जो आपको यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसकी परिभाषा देखिए। जनसंख्या का जो घनत्व होता है उसको प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, मतलब अभिव्यक्त दर्शाया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। आखिर जनसंख्या घनत्व से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? जनसंख्या घनत्व से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जनसंख्या घनत्व से भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझा देते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रदेश में कितना वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्र है, मतलब मान लीजिए कि बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर ज़मीन है, कितना बिहार में ज़मीन और उसके प्रत्येक इलाके में कितने लोग, कितने किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये सब आपको जानकारी मिलता है, उसका स्थानिक मान मिलता है। मतलब वहाँ उस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी मिलेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही अभी सब कुछ डाटा आपको पेश किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कुल कितनी जनसंख्या आपको है भारत की, तो सॉरी प्रति वर्ग किलोमीटर कुल जनसंख्या तो भारत की कितनी आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में आपको है। तो भारत में कुल आपको अगर भारत में देखा भारत का जनसंख्या घनत्व आपको 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1951 ईस्वी में जनसंख्या घनत्व आपको कितना 1951 ईस्वी मतलब 1951 जब आपको देश आज़ाद होने के जस्ट 3 या 4 साल बाद आपको देखिए आज़ाद होने के आपको यहाँ पर 3 साल बाद यहाँ पे देखिए भारत की जनसंख्या घनत्व जो था आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो आपको है। जब आज़ादी हो गया तो 1951 तो ये मात्र 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जब आज़ाद हुआ तो 1951 ईस्वी में आपको आज़ादी के 3 साल बाद 1951 ईस्वी में आपको 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन ये आपको 2011 में बढ़कर कितना आपको हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, मतलब इतना अधिक आपको वृद्धि हुई है। इसलिए कहा कि पहले जो जनसंख्या 1951 जो जनसंख्या घनत्व था वो आपको मात्र कितना था 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन अब 2011 में कितना आपको हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, मतलब अब 50 वर्ष इन 50 वर्षों में कितना आपको बढ़ा है। तो इन 50 वर्षों में आपको 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ा। 200
से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको वृद्धि हुई है जनसंख्या घनत्व में। आपको ये दो डाटा आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, पहली डाटा तो आपकी ये महत्वपूर्ण है कि आपको 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व जो था आपको वो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको हो गया। भारत का जनसंख्या घनत्व आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको हो गया भारत का जनसंख्या घनत्व। अभी हम एक चीज़ समझिए, तो हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व जो आपको होते हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। जनसंख्या घनत्व से हमें किस में सहायता मिलती है, तो भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण, मतलब वहाँ के जो मूल क्षेत्र में मूल निवासी के कितना वितरण है, कितना फैलाव है, उनके बारे में उनको समझने में हमें सहायता मिलती है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, आपको 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन 1951 में आज़ादी के 3 साल बाद कितना था, तो आपको 1951 ईस्वी में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो ये आपको 1950 वर्ष में कितना जनसंख्या घनत्व बढ़ा है, तो आपको 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको बढ़ा है। कम से कम 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको वृद्धि हुई है भारत की जनसंख्या घनत्व में। अब देखिए, पहली बात कि यहाँ पर कुछ डाटा दिया, अरुणाचल प्रदेश में कम से कम, देखिए अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर आपको देखिए अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना आपको है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग हैं, 17 लोग हैं, मात्र 17 लोग हैं। लेकिन आपको दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहाँ पर आपको प्रति वर्ग किलोमीटर लोग कितना है, तो 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको है दिल्ली में। उत्तरी भारत के जो राज्य 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी भारत की प्रायद्वीपीय भाग में इन सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, पश्चिम इन सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व क्या उच्चतर बहुत बहुत अधिक मात्रा में आपको है। जबकि प्रायद्वीपीय राज्य देखिए, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्य जो समुद्र के किनारे बसा हुआ देखिए आपको है कि देखिए केरल में आपको 859 व्यक्ति, तमिलनाडु में हमको 555 हो गया। में उच्चतर घनत्व पाया जाता है असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। ये जो आपको असम देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कि असम देखिए, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। ये असम आपको हो गया, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है। हिमाचल प्रदेश के अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है, जबकि अंडमान और निकोबार जनसंख्या उच्च घनत्व है, जबकि जबकि आपको असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड यहाँ देखिए हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्य होगा, मतलब इन सभी राज्यों में आपको अधिक जनसंख्या घनत्व
जो राज्य आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं उन सभी राज्यों अपेक्षा कितनी निम्न घनत्व है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या उच्च घनत्व पाया जाता है। अब देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप इनको छोड़कर अंडमान और निकोबार को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आपको जनसंख्या उच्च घनत्व पाए जाते हैं। जनसंख्या का जो घनत्व है वो एक अशोधित माप है। ये एक अशोधित जनसंख्या का जो घनत्व वो एक अशोधित माप है। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के कायिक और कृषि घनत्वों को कृषि घनत्व को ज्ञात करना चाहिए जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के सार्थक है। अब यहाँ पे कहा गया, इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पे ये कहता है कि जनसंख्या का घनत्व जैसा कि पहले के अनुच्छेदों में आपको चर्चा की जो एक अशोधित माप है। जो जनसंख्या घनत्व जो आपको वो एक अशोधित माप है। जनसंख्या का जो घनत्व वो एक अशोधित माप है। कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के कायिक और कृषि घनत्वों को ज्ञात करना चाहिए जो भारत जैसे कृषि जनसंख्या वाले देश के सार्थक है। अब यहाँ देखिए कायिक घनत्व बराबर क्या, देखिए एक फॉर्मूला यहाँ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एक मिनट। तो कायिक घनत्व का फॉर्मूला आपको होता है कुल जनसंख्या। कायिक घनत्व का फॉर्मूला आपको यहाँ पर होता है कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र आपको होता है। कायिक घनत्व का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? कायिक घनत्व का फॉर्मूला आपको हो गया कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। ऐसा भी आपको बनेगा कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। किसका फॉर्मूला आपको होता है? कायिक घनत्व का फॉर्मूला होता है। कायिक घनत्व का फॉर्मूला आता है। कृषि घनत्व का फॉर्मूला क्या? देखिए कृषि घनत्व का फॉर्मूला आपको होता है कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। घनत्व का फॉर्मूला आपको होता है कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। तो कृषि घनत्व का फॉर्मूला होता है कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र आपको होता है। देखिए कृषि जनसंख्या में आपको क्या, देखिए कृषि जनसंख्या में आपको कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो कृषि जनसंख्या में कृषक आते हैं, जो किसान होते हैं वो आते हैं, और कृषि मजदूर आते हैं जो कृषि के काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं उस कृषि के क्षेत्र में, और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। उनके परिवार के सदस्य आपको कृषि जनसंख्या में आते हैं। तो कृषि घनत्व का फॉर्मूला आपको क्या बनता है? कृषि घनत्व का फॉर्मूला बनता है कुल कृषि निवल कृषि क्षेत्र आपको होता है। निवल कृषि क्षेत्र आपको कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र किसका फॉर्मूला? कृषि घनत्व का फॉर्मूला है। और कायिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? कायिक घनत्व का यहाँ फॉर्मूला बनेगा कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र आपको बनेगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं।